इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, कल बताया था मैंने इसका राइट एंगल एट बी, ये पहला क्वेश्चन हो गया था है ना। तो आपको साइन ए निकालना था, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी। अब दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ये कल हो गया था। अब ये मत कहना मैडम ने बताया नहीं था, हालांकि मेरी मर्जी है मैं नहीं बताऊं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें कह रही हूँ कि बता दिया था। अरे यार मैं तो ये बदलने के चक्कर में। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। दिख रहा है आपको फिगर? यहाँ पर और बना देती हूँ मैं, ऐसा है। इसका नाम क्या है? PQR। ये 12 है, ये 13। अब ये क्या पूछ रहा है? आपको क्या निकालना है? tan p माइनस cos r। अगर मैं p देखूं, p, पहले तो ये पता होना चाहिए कि tan का मतलब क्या होता है। tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो मुझे परपेंडिकुलर के साथ बेस भी चाहिए। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, और r की बात करूं तो r के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस नीचे वाला है ना। पर दोनों में ही तो एक साइड मिसिंग ही है ना। तो पहले हमें वो साइड निकालनी पड़ेगी। ये 13 है, ये 12 है, तो ये हमेशा 5 आता है। और 5, 12 और 13 भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। क्या होते हैं ये? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। माने इसमें से सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दो के इक्वल टू बाकी दो के स्क्वायर का सम होता है। इसको कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। तो कहीं पर भी एक 12 एक 5 दिखे तो तीसरी सबसे बड़ी वाली 13 होगी, सबसे बड़ी वाली 13 दिखे, एक 12 दिखे तो अगली 5 होगी। अगर एक 13 दिखे सबसे बड़ी और दोनों में से एक 5 दिखे तो अगली 12 होगी, क्योंकि ये तीनों क्या होते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? 2-4 और, जैसे 3, 5 और 4 भी होते हैं, ठीक है। 24, 25 और 7 भी होते हैं, है ना। इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के सम के इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसे ही यहाँ बता दिया, ऐसे ही इसके और इसके स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये दो पता हो तो तीसरी का अंदाजा हम ओरली लगा सकते हैं, पर ये ओरल ज्ञान हमारे किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको करके दिखाना है। आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको QR निकाल के बताना कि QR क्या होगा। देखो दोनों छोटी साइडों में से अगर एक निकालते हैं तो वो बड़ी वाली में से माइनस करके निकलता है। 13 के स्क्वायर में से आप माइनस करेंगे 12 का स्क्वायर। क्या होता है 13 का स्क्वायर? 169 माइनस 144, ये कितना आ जाएगा? 25। QR का स्क्वायर 25 आएगा तो QR आ जाएगा 25 यानी कि 5। पहले मुझे यही निकाल के बताना, उसके बाद मैं निकालूंगी tan p। देखो मैंने आपको कल कुछ बताया था, अगर उससे आप दिमाग लगाएंगे ना बेटा तो आप इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे भी इसका आंसर बता सकते हैं। मैंने आपको बताया था tan p की जो वैल्यू होगी वही cot r की भी होगी, बताया था ना, कल बात हुई थी। जैसे sin 30 की जो होती है वही cos 60 की होती है, तो ऐसे tan p की जो होगी वही cot r की होगी। तो इसका आंसर 0 है। इसका आंसर क्या होगा? 0। आप इसको बिना सॉल्व करे भी आंसर बता सकते हैं। tan p माइनस cot r निकालना है। अब बताओ tan p कितना हो गया? वहां से देखिए बताओ। tan p के लिए परपेंडिकुलर ये है, ये कितना है? 5/12 कितना हो जाएगा? 5/12। और cot r कितना होगा? cot r क्या होता है? p/p। r के लिए बेस क्या है? यही है, ठीक है। तो tan p माइनस cot r that is 5/12 minus 5/12। अगर ऐसे ही आपको दिया जाता sin p माइनस cos r तो भी क्या आता? 0, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे, बोलेगा कोई नहीं। इफ sin a इक्वल्स टू 3/4, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है आपको? cos a और tan a। sin a होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट है, मैंने अभी आपसे कहा कि 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, कहा ना। उसको देख के ये मत सोच लेना कि अगली साइड 5 आएगी, नहीं आएगी। बोलो क्यों?
क्योंकि ये दोनों साइड जो इसमें यूज हुई है ना बेटा, वो होती है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस 4 है। तो ये हाइपोटेनियस से माइनस करके निकलेगी, यानी कि ये होगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 16 माइनस 9 यानी कि 7 माने √7। तो कभी भी ऐसी गलती मत करना, खट से सोच लिया कि अगली तो आएगी और निकाल के नहीं देखा, या निकाल के भी देखा तो ऐसे निकाल के देख लिया। ये दिमाग ही नहीं लगाया कि जो है हमें बेस निकालना है। बेस जो होता है वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर से माइनस करके निकलेगा। 3, 4 और 5 तब होती है जब ये 3 ये 4 हो, तब अगली 5 आएगी सबसे बड़ी वाली। यहाँ पर ये और ये दिया तो ये निकालनी है। दोनों छोटी में से कोई भी एक निकालने के लिए हाइपोटेनियस के स्क्वायर से माइनस करना है, प्लस नहीं करना है। प्लस तब करना है जब इसको निकालना है, तब इन दोनों के स्क्वायर का प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो हाइपोटेनियस ये क्या है, परपेंडिकुलर हो गया 3, परपेंडिकुलर क्या हो गया 3, हाइपोटेनियस क्या हो गया 4। तो बेस कितना हो जाएगा √4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू √7। अब हमें क्या निकालना है, cos A। cos A, A देख लो पहले कहाँ है, cos A क्या हो जाएगा, A ही निकालना है तो ठीक ही हो गया। ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या हो जाएगा √7 और tan A क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन बहुत आसान, समझ आ गया। आगे बढ़ जाए, चलो। गिवन दिस सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सेम। अंतर यहाँ पर ऐसे ना देके थोड़ा सा आपको आपका दिमाग चेक करने के लिए उसने ऐसे दे दिया, उसने दे दिया कि 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से cot A क्या हो जाएगा 8/15 और cot होता क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस क्या है 8, परपेंडिकुलर क्या है 15। तो तीसरा यानी हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर का रूट कितना आएगा 70। मतलब रूट में कितना आएगा पहले 225 289 √289। वेरी गुड, यानी कि √289 होता है 7। यानी अब हमें तीनों, अब दिक्कत ही क्या है, हमको परपेंडिकुलर पता है 15 है, हमको बेस पता है 8 है और हमें हाइपोटेनियस पता है 7। जब तीनों चीजें पता है तो फिर तो वो साइन पूछे, कॉस पूछे, कॉट पूछे, कोसेक पूछे, सेक पूछे, फिर क्या दिक्कत है। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। समझ में आ गया, आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन देखो, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, कर लेंगे ना ये वाला। अगला देखो ये वाला, सेक इक्वल टू, सेक क्या होता है H अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस। यानी हाइपोटेनियस कितना है 30 और बेस कितना है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर बड़ी वाली साइड 13 है तो तीसरी साइड 7 आई, सॉरी 5 आई। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्टली ये ठीक है कि सबसे बड़ी साइड ही 13 है। तो यानी बाकी दो 12 और 5 होगी, तो एक दे रखी 12 तो अगली क्या होगी 5। लेकिन फिर मैं आपको हर क्वेश्चन में बता रही हूँ, आप डायरेक्टली एग्जाम में नहीं लिखेंगे। यू हैव टू अप्लाई द कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस। पाइथागोरस लगा के, चाहे आपको ओरली पता चल जाए लेकिन आपको लिख कर दिखाना है, दिस इज मैंडेटरी है। ठीक है, निकल गया। अब हमारे पास P है 5, B है 12, H है 13। अब मुझे बता दीजिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, कह रहा है इसको छोड़ के, ये तो इसने दिया ही है। यानी आपको साइन निकालना है, साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टैन निकालना है, कॉट निकालना है, कोसेक निकालना है। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर कितना है 5। ये कितना हो जाएगा बेस अपॉन 30। ये कितना हो जाएगा, ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है
10 सेकंड के क्वेश्चन, ठीक है ना, अगर आपको अच्छे से पता है कि कैसे करना है। आगे बढ़ जाएं। 6th क्वेश्चन देखो, इफ एंगल ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल्स टू B। इसको कौन बताए? दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बताओ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर cos A इक्वल्स टू cos B है तो आपको निकालना है A इक्वल्स टू B। बताओ कैसे हो? किसी को तो आता होगा, सबने ये एक्सरसाइज कर ली होगी। कल आप बहुत सारे बच्चे कह रहे थे हमने ट्यूशन में पढ़ ली। इसको करने के कई एक मेथड है, कोई एक बता दीजिए। देखो, एंगल ए और बी की बात कही गई है कि एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है, तो तीसरे इसमें सी होगा, यानी सी पे राइट एंगल होगा नहीं होगा? भाई ए बी पे तो है नहीं राइट एंगल, ए और बी तो उसने बोल दिया कि एक्यूट है, तो सी पर राइट एंगल होगा। अब ध्यान से सुनो, मेरे रास्ता बिना देखेंगे, अगर आपको नहीं आता तो लुक एट द बोर्ड। अगर मैं यहाँ से cos A निकालूं फॉर एग्जाम्पल, तो cos A क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी cos A के लिए बेस ये है ना, तो क्या हो जाएगा? AC अपॉन A। कोई दिक्कत? यहीं से मैं cos B निकालूं तो B को इस वाले के लिए बेस ये है, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB। अब ये कह रहा है cos A cos B के बराबर है, तो यानी कि AC अपॉन AB इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB। ये कट जाएगा, तो यानी AC इक्वल्स टू AB। किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल भी एंगल AC इक्वल्स टू BC जाएगा। कहाँ? नीचे AC लास्ट में, हाँ BC आएगा, AC इक्वल्स टू BC, ठीक है। तो ये है इस ज्योमेट्रिकल मेथड इसको करने का, और सबसे इजीएस्ट मेथड ये है। और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए, PT2 के लिए, प्री बोर्ड के लिए अच्छा क्वेश्चन है, पूछने लायक, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट, इसको नोट करें। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 से बेटा आपके इवेल्युएशन वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, मतलब कैलकुलेशन है थोड़ी। क्या है? कैलकुलेट, डायरेक्ट रख के आंसर नहीं है, मतलब आपको थोड़ा सॉल्व करना है, प्लस माइनस करना है, तो वो हम देखिए। आगे बढ़ जाए, ये नोट हो गया। देखो, इफ आप बोलेगा कोई नहीं, यहाँ देखिए सामने, अगर cot थीटा ये है तो ये निकालो बोलो। इसने वैल्यू किसके दी है? cot थीटा। किसकी वैल्यू दी है? cot थीटा की। लेकिन जो हमें कैलकुलेट करना है उसमें कहीं cot है क्या? नहीं है, उसमें साइन और cos है। तो इसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि हमें पहले साइन cos निकालने पड़ेंगे। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, होता है कि नहीं होता है? यानी इसमें हाइपोटेनियस तो कहीं पे आता ही नहीं है, और अगर मुझे साइन cos की वैल्यू निकालनी है तो मुझे हाइपोटेनियस भी चाहिए, तो मुझे पहले हाइपोटेनियस निकालना है। तो अगर बेस मेरा 7 है और ये मेरा 8 है परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, बेस मेरा 7 है, ये 8 है, तो हाइपोटेनियस ये होगा √117 आता है शायद, देखिए 64 प्लस 49, तो ये आ जाएगा √130। ये आ गया। अब मुझे हाइपोटेनियस भी पता चल गया कि ये कितना है, √130। परपेंडिकुलर बेस मुझे पहले ही पता था, परपेंडिकुलर भी मुझे पहले ही पता था। अब मैं निकाल लूंगी साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बस इतना ही चाहिए था। अब मैं निकाल लूंगी इसको रख के। सबसे पहले सॉल्व करना है, देखो 1 प्लस साइन थीटा। अब इसमें सब कुछ लगा देंगे, अलजेब्रा भी लगा देंगे, क्या दिक्कत है ना? अलजेब्रा लगा सकते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस
प्लस बी ए माइनस बी, क्या लगाएंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, अलजेब्रा लगा दिया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर। देखो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर करते हैं तो ऐसे नहीं लिखते, इसका मतलब भी यही होता है, इसको दिखाते हैं ऐसे स्क्वायर यहाँ लगाते हैं नीचे, ठीक है। साइन थीटा का स्क्वायर नहीं लिखते, साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, ठीक हो गया। ऐसे ही नीचे भी आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कितना था, साइन थीटा का 8/√113, तो जब स्क्वायर करेंगे तो 8 का तो स्क्वायर हो जाएगा 64 और 113 हो जाएगा बिना रूट के, ठीक है। और अपॉन क्या आएगा 1 माइनस 49/113 होगा यही। जब मैं इसका ऊपर वाले का एलसीएम लूंगी तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64/113 और ये हो जाएगा 113 माइनस 49/113, ये कट जाएगा, ये ऊपर उल्टा आ जाएगा 49 आ जाएगा और नीचे हो जाएगा 64। दिस इज द और कॉट स्क्वायर थीटा तो डायरेक्टली लिख देंगे, कॉट थीटा अगर 7/8 है तो कॉट स्क्वायर थीटा 49/64। ओरल है ये, इसी का स्क्वायर करना, क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइए नेक्स्ट वाला, देखो क्या 3 cot A = 4, देखो ध्यान से पहले देख लो फिर करना। यहाँ पर कॉट थीटा डायरेक्ट दिया था, यहाँ पर डायरेक्ट दिया है, वो नीचे वाला उधर ले गया है, तो कॉट A यहाँ पे हो जाएगा 4/3, कॉट A क्या हो जाएगा 4/3, तो यानी कि बेस क्या हो जाएगा 4, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3, तो हाइपोटेनियस क्या आएगा 5, हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा 5, पाइथागोरस से निकाल के बताएंगे। उसके बाद ये कह रहा है कि ये निकाल, नहीं सॉरी इसमें है ही नहीं, हाइपोटेनियस की जरूरत नहीं है, यहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी, इसमें नहीं पड़ेगी। देखो अगर कॉट A 4/3 है तो tan A इसका उल्टा होगा यानी 3/4, tan A क्या होगा, कॉट A क्या है 4/3, अरे नहीं तुम हाँ ना में भी सर नहीं लाते हो, 3 cot A = 4 है तो यहाँ से cot A = 4/3 होगा, यहाँ से tan A इसका रेसिप्रोकल होगा 3/4, तो tan A तो मुझे डायरेक्ट पता चल गया तो इसमें तो डायरेक्ट रख दूंगी 1 माइनस tan स्क्वायर A, तो 1 माइनस tan A का स्क्वायर कर दो क्या हो जाएगा 9/16 और नीचे है 1 प्लस tan स्क्वायर 9/16, ऊपर एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9/16 आएगा, नीचे लेंगे तो 16 प्लस 9/16 आएगा, 16 कट जाएगा, 16 में से 9 जाए कितने बचा 7 और नीचे 25, इसका आंसर तो 7/25। यहाँ पर के लिए आपको पहले हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा तभी तो साइन कॉस बताओगे, भाई साइन कॉस में अपॉन में क्या आता है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस पता ही नहीं है तो पहले पाइथागोरस लगा के हाइपोटेनियस निकालोगे। अब हाइपोटेनियस वैसे तुम्हें ओरली पता ही है क्योंकि अगर परपेंडिकुलर और बेस 3 और 4 है तो हाइपोटेनियस 5 आएगा, तो उसको निकालेंगे पहले। तो पहले कॉस क्या आ जाएगा, बेस कितना है हमारा, बेस कितना है 4, तो कॉस कितना आ जाएगा 4/5, परपेंडिकुलर कितना है 3, तो साइन आ जाएगा 3/5, बेस का स्क्वायर माइनस इन दोनों का स्क्वायर कर दो क्या हो जाएगा 16/25 में से 9/25 माइनस करो, सॉरी 9/, तो इसका भी आंसर सेम ही आएगा, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। पूरा क्वेश्चन मैंने कहा तुम करोगे, बता दे करो इसको, बैठ सब बच्चे करेंगे। 3 और 1 का एलसीएम क्या हुआ 16, अब 1 से 16 कितने जा कटेगा 16 जा, तो 16 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 16 से 16 एक बार कटेगा तो 1, ये तो ये ऐसा हो जाता है जिसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तरीका तो वही है एलसीएम वाला, लेकिन हम इतनी बार छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं कि इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि जब यहाँ 1 हो और यहाँ कुछ भी हो तो वो इधर चले जाके माइनस होके ये होल अपॉन में आ जाता है, मतलब ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या है इसका एलसीएम, मतलब क्या है एलसीएम। आगे बढ़ जाते हैं, देखो इधर सबसे पीछे आशीष, यहाँ देखो, अब आ जाओ इस पे, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल एट बी, ये आपको ये भी बताएगा कि राइट एंगल कहाँ पर है, कहाँ पर राइट एंगल है बी पर, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हम बना देते हैं, ये बनाया मैंने बी पर राइट एंगल बना दूंगी तो बाकी तो ए और सी बचेंगी, ठीक है।
इसमें tan a की वैल्यू है 1/√3। यहाँ देखो tan a कितना है, तो ये होता क्या है, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी इसकी तुलना, इसका कंपैरिजन जब आप इससे करेंगे तो आप समझ जाएंगे परपेंडिकुलर 1 है और बेस क्या है। अब निकालना क्या है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इक्वल्स टू होता है इन दोनों के स्क्वायर का सम, यानी 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी कि √1 + 3 यानी कि √4। तो हाइपोटेनियस आ जाएगा √4। हाँ √4 2 ही होता है, ठीक है। √4 यानी कि 2, बस गला पकड़ने को तैयार होते हैं। √4 और 2 एक ही मतलब होता है, ठीक हो गया। अब आ जाइए, ये निकाल के, सब चीज़ें निकाल के इसमें रख के कैलकुलेट करना। साइन ए कितना बनेगा बताइए मुझे। 1/2। साइन ए को देखिए, ए के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस कितना था, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है 1, और ये क्या है √3, ये क्या है 2, ठीक है। अब साइन ए निकालना, 1/2। साइन सी 3/2। कॉस ए यही आएगा जो साइन सी है, और कॉस सी वही आएगा जो साइन ए, ठीक है। अरे यही होगा ना। अब इसको इसमें रख देना है जो दिया है। दिया क्या है बोलो, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। कौन बोल रहा है लगातार, साइन ए कितना था 1/2, कॉस से साइन से, बोल दो ना, वैल्यू मैंने पिछले पेज में लिखी है, मुझे याद नहीं है। कॉस से साइन सी, ये साइन ए जो होता है वही कॉस सी होता है, और जो कॉस ए होगा वही साइन सी होगा। तो ये होगा 1/4 प्लस 3/4, ऊपर 3 + 1/4, 4/4। इसमें 0 आएगा शायद, इसमें सेम ही चीज़ है, इसमें जब माइनस हो जाएगा तो 0 आएगा। कौन है आरुषि भाई, ये है आरुषि। यहाँ देखो, ये क्वेश्चन जो है, ये इस एक्सरसाइज का कोई मुझसे पूछे, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है पहले नंबर पे, नंबर 1। सेकंड नंबर पे महत्वपूर्ण ये है, मतलब जो हॉट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज है, जो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे पूछने के लिए। बाकी सब एक ही टाइप के, जिसमें कुछ एक ही जैसा करना है। ये दोनों क्वेश्चन अलग टाइप के, और उसमें से भी ये बिल्कुल अलग टाइप का है। अब इसको करेंगे, इससे पहले हम ये कर लें, ट्रू फॉल्स है, लेकिन इसमें आपको आंसर को जस्टिफाई भी करना है, सिर्फ ट्रू फॉल्स नहीं बताने, क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है ये भी बताना है। अब मेरी बात, मैंने आपको जितना कल पढ़ाया था उस पर बेस करके मैं पूछूंगी किसी से भी खड़ा करके। पहला, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी क्या? tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी क्या? कॉज, क्यों? कारण ज़्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती। 1 होती है, 1 भी होती है, 10, 45, 1। 10, 45 क्या होता है? 1। अब आप पूछेंगे क्यों 1 होता है? सुनिए, कारण भी समझिए, खाली रट्टा लगा लिया मैम फॉल्स मैम ट्रू, पता ही नहीं है, गाइडों से पढ़ के आ जाते हैं। यहाँ देखो 1 कब होगी? क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि परपेंडिकुलर बेस सभी बराबर हो जाए? होते हैं भाई। आइसोसेलेस, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा तो ये दोनों साइड इक्वल होंगे कि नहीं, और ये दोनों साइड इक्वल होंगी तो ये 45 45 होंगे कि नहीं, ठीक है। अब जब ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, दिमाग लगाओ, तो उस समय आप tan थीटा निकालेंगे तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी सेम ही चीज़ें बराबर है दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा 1। tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो tan थीटा हमेशा 1 से कम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल tan थीटा विल बी 1। tan थीटा क्या होगा? ठीक है।
अगला देखते हैं। इसमें जस्टिफिकेशन भी लिखना है। जो मैं बोल रही हूँ ये मैं हवा में नहीं बोल रही हूँ, अपनी मेहनत करके। ये आपको लिखना है जो मैंने ओरली बोला। अगला देखो, खाली जो ट्रू फॉल्स लिख के लाएगा उसको मैं कॉपी को ऐसे ऐसे फेंक दूंगी। sec a equals to this for some value of this। sec a की वैल्यू ये हो सकती है क्या? हो सकती है। sec a क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस बड़ा होना चाहिए बेस से, और ये यहाँ पर बड़ा है, ये हो सकती है। अगला है cos a is the abbreviation used for the cosecant। नहीं, इसके लिए तो cosec यूज होता है, ठीक है। cos a किसके लिए होता है? कोसाइन के लिए। गलत बोल रहा है, ठीक है। cos मतलब शॉर्ट फॉर्म किसी चीज़, ठीक है, जिससे हम किसी चीज़ को दिखाते हैं। इसका पूरा नाम होता है कोसाइन, हम कोसाइन की जगह लिखते हैं cos। लेकिन cos जो है इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है, इसका शॉर्ट फॉर्म तो कोसेक है। तो ये गलत सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे नो, cos a इज द एब्रिविएशन फॉर कोसाइन a, नॉट फॉर द कोसेकेंट। a के लिए नहीं है, कोसाइन कोसिकेंट कहना चाहिए वैसे, इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। चलो अगला लास्ट जो है, अगला लास्ट देखो, इसका लास्ट भी सेकंड है। ये मैंने कल आपको बता दिया था, अगर आपने ध्यान से कल की क्लास सुनी और पढ़ी होगी। ये कह रहा है cos a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। cot और a का प्रोडक्ट होता है cot a? नहीं, मैंने कल ही आपको बताया था sin a डजेंट मीन sin into a। sin a मीन्स sin of a, sin of a माने रेशो ऑफ परपेंडिकुलर विद हाइपोटेनियस विद रिस्पेक्ट टू एंगल। उसका मतलब cot a का मतलब cot into a नहीं होता। ये अपने आप में पूरा एक सिंबल है दिखाने के लिए, ये दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ठीक है। इसमें नो। अगला है ये, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, साइन का मतलब हाइपोटेनियस कभी भी परपेंडिकुलर से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है हाइपोटेनियस इज द बिगेस्ट साइड इन द राइट एंगल ट्रायंगल। तो वो कैसे परपेंडिकुलर से छोटा हो सकता है? इतना समझ आ गया? आगे बढ़ जाते हैं। आप सबसे अच्छा प्यारा दुलारा क्वेश्चन कर लो। इस क्वेश्चन को सब मेरे साथ साथ ही करेंगे। If PQR right angled at Q, PQR एक ट्राइंगल है, PQR एक ट्राइंगल है जो Q पर राइट एंगल है। Q पर पहले राइट एंगल बना लेती हूँ, बाकी दो को P और QR लिख लेती हूँ। पहले राइट एंगल वाला बना लेंगे। अब ये कह रहा है कि अगर PR प्लस QR 25 है, यहाँ देखो PR प्लस QR, PR प्लस QR 25 है, ठीक है। और PQ 5 है, PQ से 5 दिया है, PQ 5 है। तो क्या निकालो? कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan। अब पंगा क्या है? पंगा ये है कि साइन P, cot P, tan P निकालने के लिए मुझे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस की अलग अलग वैल्यू चाहिए। अब इसने परपेंडिकुलर तो सिंगल दिया है, सेपरेट दिया है, पर बाकी दो को इसने ऐड करके दे दी, जो कि मुझे अलग अलग पता होने चाहिए थे। मतलब इसने मुझे इसका और इसका सम बता दिया कि 25 है, लेकिन अलग अलग नहीं बताया, और मुझे तो अलग अलग चाहिए। तो कैसे निकलेगा? देखो, इस तरीके के क्वेश्चंस में ज़्यादातर आप ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ ना क्या यूज़ होता है? पाइथागोरस भी यूज़ होता है। ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ क्या होता है? पाइथागोरस भी यूज़ होता है। तो मैं क्या करूँगी? पाइथागोरस लगा देते, ठीक है। पाइथागोरस कैसे लगाएंगे? देखो, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। PQ मुझे पता है, 5 का स्क्वायर प्लस QR आपको पता है, QR आपको नहीं पता, तो मैं QR की जगह क्या लिख सकती हूँ?
क्यू आर की जगह एक्स रख दूँ? क्यू आर की जगह क्या लिख सकती हूँ? 25 माइनस PR 25 माइनस PR इससे क्या फायदा हुआ? देखो इससे फायदा क्या हुआ, मेरे पास इस इक्वेशन में 3 वेरिएबल थे, 3 अननोन वैल्यूज थी, जिसमें से मुझे एक की वैल्यू बता दी थी उसने, तो बचे 2 अननोन। भाई एक की उसने 3 थे ना पहले, देखो प्रीवियस इक्वेशन में 3 अननोन है, इसमें से इसकी वैल्यू आपको पता चल गई, शॉर्ट आउट हो गया आधा मामला, आपको 2 की चाहिए, 2 में से फिर एक को आप दूसरे की फॉर्म में लिख सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा हो गया कि पूरे इक्वेशन में सिर्फ PR ही PR बचा। और मैंने आपको 3600 बार ये बात बताई कि एक इक्वेशन से सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू निकलती है, तो अब इसमें सिर्फ PR बचा है, तो इसका मतलब इससे PR की वैल्यू निकल सकती है। तो ये हो जाएगा 25 प्लस इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab इज इक्वल टू PR इक्वल टू के इधर उधर सेम साइन वाले सेम नंबर कट जाए, साइन भी सेम हो, ठीक है। अब मेरे पास बचा 625 प्लस 25 कितना हो गया 650, तो और इधर हो गया 50 PR, ठीक है। तो ये हो गया 650 माइनस 2ab जो करा था 50 PR इज इक्वल टू 0, तो 50 PR इज इक्वल टू 650, तो PR इज इक्वल टू 650 अपॉन 50 13 आ गया। तो 25 में से एक 13 है, अगला 12 बचेगा, है ना, ऐसे था ना ये था 5, ये कितना आ गया 13, ये कितना हो गया 12। इससे आगे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। जब आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस तीनों पता चल गए, तो अब आपको ये निकालने में क्या दिक्कत होगी, तो हम बहुत सारे क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, P के रेस्पेक्ट में ही निकालने थी, ठीक है। तो P के रेस्पेक्ट में ही निकालना, साइन P के लिए परपेंडिकुलर ये है, तो साइन P हो गया 12/30, कॉस P हो गया 5/30, और क्या निकालना है tan P हो गया 12/5। और इसका पहले वाला पार्ट ज़्यादा खतरनाक है, तो ये पहले वाले पार्ट को आप अच्छे से नोट कर लें। इसको याद है, अगला जो आपका पड़ाव है वो है ये, एंड दिस इज द की ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आगे जब तक आपको ये नहीं पता, आप चाबी आपके पास नहीं है तो आप ताला नहीं खोल पाएंगे। ये आपको रट्टा मार लेनी, क्या मार लेना इसका रट्टा। फॉर्मूले याद ही करने पड़ते हैं मैथमेटिक्स में भी, बेसिक लेवल पे। जब आपको उसकी और जानकारी होने लगती है, आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं, फिर आपको ड्राइव करने भी आ जाते हैं कि उसको प्रूव कैसे करेंगे। पर एग्जाम में अगर हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके लिए पूरा फॉर्मूला प्रूव थोड़ी करेंगे आपको फॉर्मूला याद ही होना चाहिए। तो उसी तरीके से ये भी आपको याद होना चाहिए। देखो अभी फिलहाल क्लास 10th के लिए आपको साइन की वैल्यू 5 तरीके के एंगल्स के लिए, कॉस की वैल्यू भी इन्हीं 5 एंगल के लिए, tan की भी, ये सारा आपको लर्न करना, ठीक है। 4 बच्चे भी थे वैसा जाओ 4 बच्चे लग गया 4 पीरियड। कौन थे करण आशीष कौन है तेरे साथ में? बताया आया उनको सब पता है, उनको सब पता है। यहाँ देखो कहा था, मैं भूल ही गई, सर ने मुझसे कहा था 4 पीरियड में भेज दिया। याद अब ये जो टेबल है ना, इसको आपको याद तो करना है, लेकिन आपको इसको बनाना भी आना चाहिए अपने बुरे समय के लिए। इफ़ आप भूल जाएं कोई वैल्यू, ठीक है, अगर पॉसिबल हो
एग्ज़ाम में जब आपको कॉपी मिल जाती है उसके बाद आप एक रफ पेज लेकर उस पर ये टेबल बना, ठीक है। जितनी देर में आपको पेपर पढ़ना है और रीडिंग टाइम थोड़ा सा बचा है, जिसमें कि आपको राइटिंग शुरू करने का ऑर्डर अभी नहीं दिया गया है, तो उसमें आप इसको बना सकते हैं। बुक में थोड़ी सी अलग टाइप से दी है, मैं थोड़े से अलग टाइप से बता देती हूँ, क्योंकि वो सीक्वेंस हमने जैसे याद किया है मैं वैसे बता देती हूँ, क्योंकि इतने सालों से हमने वैसे ही पढ़ा है तो मुझे ईजी लगता है। यहाँ पर साइन थीटा सबसे पहले 0 डिग्री के लिए, फिर 30 डिग्री के लिए, फिर 45 डिग्री के लिए, फिर 60 डिग्री के लिए, फिर 90 डिग्री। देखो पहली लाइन सिर्फ आपको याद करनी है, बाकी सब बन जाती है, सिर्फ पहली याद करनी है। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1। ठीक है। अब आपको मैंने कल ही बताया था कि जो साइन की वैल्यू होती है कॉस उसका को है, ठीक है ना। तो कॉस की ही वैल्यू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो उधर से लिख दीजिए 1, उधर से इधर को लिखेंगे √3/2 1/√2 1/2 और 0, ठीक है। उसके बाद tan निकालने के आपको पता ही है tan का एक फॉर्मूला ये भी होता है कि tan थीटा इक्वल्स टू होता है, अभी आगे पढ़ेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो tan की वैल्यू आ जाती है। तो अपॉन कर दीजिए, दिस अपॉन दिस करिए 0 अपॉन 1 क्या होगा 0। इसको अपॉन करेंगे तो नीचे का 2 2 कट जाएगा 1/√3। इसको करेंगे पूरा ही कट जाएगा 1 हो जाएगा। इसको करेंगे 2 से 2 कटेगा √3/1, यानी इसको देखो 1/0 इज सेड टू बी नॉट डिफाइंड। इसको नॉट डिफाइंड कहते हैं, इन्फिनिटी नहीं कहते आप, पहले कहते हैं। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, जिसको अभी तक मैथमेटिशियन ने, गणितज्ञों ने डिफाइन नहीं कर सका है कि इसको क्या कहना चाहिए, दैट इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड। पहले यहाँ पर एक सिंबल ऐसे बना होता था इन्फिनिटी का, अब इसको इन्फिनिटी नहीं बोलते हैं, बुक में भी नॉट डिफाइंड ही लिखा है, ठीक है। तो दिस इज नॉट डिफाइंड, जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो उसके बाद क्या करना है, उसको क्या कहेंगे, नहीं पता है किसी को, ठीक है। अब आ जाइए इधर, उसके बाद मैं लिखती हूँ कॉट, बुक में इसके बाद कुछ और लिखा होगा कॉट थीटा। कॉट जो होता है, कॉट के लिए tan की वैल्यू को उधर से लिख दीजिए, क्योंकि tan और कॉट एक दूसरे के को है, तो tan की वैल्यू को उधर से लिख दीजिए। नॉट डिफाइंड आ जाएगा, √3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा और 0, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, देखो इसके बाद मैंने ये लिखा, अब इसके बाद मैं लिखूंगी सेक, इसका ये हो गया, ये हो गया, और फिर सेक थीटा। सेक थीटा के लिए आप बहुत तरीके से लिख सकते हैं। सबसे इजी मेथड कॉस की वैल्यू को 1 अपॉन कर दीजिए, 1 अपॉन, क्योंकि सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस की 1/1 1 ही होगा। इसको 1 अपॉन करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा फ्रैक्शन, ये ऊपर ये भी उल्टा हो जाएगा, √2/1, इसको √3 करिए, ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/0 नॉट, ठीक है। और कोसेक की वैल्यू के लिए इसको उधर से लिख दीजिए, क्योंकि सेक और कोसेक एक दूसरे के को है, तो उधर से आ जाएगा 2 √3 और ये इसको बनाने का तरीका। फिर से समझ लीजिए कैसे, पहली लाइन याद कर ली, कॉस जो है वो साइन का को है, तो इधर से लिख ली, साइन की जो वैल्यूज थी उसको उस तरफ से इस तरफ लिख लिया। tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो इन दोनों को डिवाइड करते गए तो ये आ गया। कॉट tan का को होता है, तो इसकी वैल्यूज को उधर से लिख लिया। उसके बाद सेक चाहिए तो 1 अपॉन कॉस कर दिया, कॉस की जो वैल्यू उनको 1/1 करते गए सेक मिल गया। कोसेक लिखने के लिए सेक का इधर से लिख लिया, क्योंकि सेक जो है कोसेक जो है वो सेक का को, ठीक है ना, समझ में आ गया। साइन का को, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, साइन का तो रेसिप्रोकल है, मैंने उल्टा 1 अपॉन, और को ये किसका है सेक का, इसका नाम होता है कोसेक, इसका नाम होता है कॉट माने को ऑफ tan, और कोसाइन माने को ऑफ साइन, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे करके टेबल बन जाएगी और उस टेबल का रट्टा लगा लेना है। ये टेबल आपको आंख बंद करके ऐसे याद होनी चाहिए, वैसे बस नींद से उठा के भी कोई बोले कि हाँ साइन 90 कितना होता है 1, एकदम बिल्कुल नींद में भी बोल लेना। ये जब तक याद नहीं है तो कुछ आपकी ज़िंदगी अधूरी है, आपको कुछ नहीं आता।
अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है 10th में और आप टेबल नहीं याद आपको, तो आपको कुछ नहीं आता। यू आर जीरो इन ट्रिग्नोमेट्री। समझ आ गया? बना लोगे टेबल? बनाइए जरा, सारे बच्चे अपनी कॉपी पे टेबल बनाइए। पहली लाइन याद हो गई हो? जब हर बार आप सोचोगे कि मैं टेबल से ही खोल के देख लूं, तो आपको कभी याद नहीं होगा। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब यहाँ पर देखो पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ खेल क्या है? वैल्यू का। आपको वैल्यू रखनी है। साइन 60 कितना होता है? √3/2। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। देखो अभी मैंने जो देखो पुरानी बातों को याद रखिए, ये नहीं कि नया पढ़ते गए पुराना भूलते गए। मैंने आपको कल कितनी बार बताया था साइन 60 जो होता है वही कॉस 30 होता है। क्यों? क्योंकि दोनों को मिला के 90 आता है। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी को है एक दूसरे के। तो जो साइन 30 होगा वही कॉस 60 होगा, जो साइन 60 होगा वही कॉस 30 होगा। अब यहाँ पर साइन 30 क्या होता है? 1/2। तो कॉस 60 भी वही होता है ना? ज़्यादा सोचना ही नहीं है। ये क्या आ गया? 3/4 प्लस 1/4 प्लस 4/4। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर यहाँ 1 या 0, ठीक है? मतलब नीचे अभी तो पता नहीं, ये हो गया। अब ऐसे ये देखो ओरल क्वेश्चन है सारे, बस वैल्यू याद होनी चाहिए। 2 × 10 45 1 होता है, मैंने अभी आपको बताया था। तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, प्लस cos 30 की वैल्यू अभी हमने लगाई √3/2 होती है, उसका स्क्वायर कर दीजिए। माइनस साइन 60 वही होता है जो cos 30 होता है, अभी तो बताया मैंने। ये कट जाएगा, यही बचा बस 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2। ठीक है, अब आ जाओ इधर। cos 45 क्या होता है? जो sin 45 cos 45 बराबर होते हैं। 45 की वैल्यू बराबर होती है 1/2। sec 30, sec 30 क्या होता है? अगर sec 30 एकदम से याद ना आए तो cos 30 याद कर लो, उसका रेसिप्रोकल कर लो। cos 30 क्या होता है? अभी हमने लगाई वैल्यू √3/2, ये होगा 2/√3। और sec 30 क्या? cosec 30 क्या होगा? sin 30 का उल्टा यानी 2/1। sin 30 1/2, ठीक है ना? अरे ठीक है, तो 1/√2 इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? √3। ठीक है, अब √3 से √3 एक बार कट गया तो ये 2 ही बचेगा, और 1 से √3 ये 2√3। ठीक है, कहीं मैंने वैल्यू गलत तो नहीं, चेक भी करो, चेक भी करो। यहाँ पर एक अपॉन भी आएगा बड़ा सा। वैल्यू ठीक है? वैल्यू ठीक है? तो ऊपर था 1/√2, नीचे था 20 प्लस ये। जब डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा। ये है तो √3 इसको मैं लिख देती हूँ √2 × 2 प्लस 2√3। इसमें से 2 आप कॉमन भी ले सकते। पहले वैल्यू चेक कर लेना, मैंने ठीक रखी है ना वैल्यू? है आंसर इतना ही छोड़ रखा है इसने? है आंसर चेक करो, इसको और सॉल्व करते नहीं तो। कॉमन नहीं लिया, कॉमन ले लो 2 बाहर आ जाएगा। 2√2 1 + √3। और कुछ है? इतना है? कुछ और है? अरे आंसर बोलो भाई। 3√2 - √6/8। हाँ तो ठीक है, इसमें क्या करोगे ना, इसके रेसिप्रोकल का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी, इसके आंसर में करो। हमें क्या होता है, कोशिश ये करते हैं कि जितना हो सके डिनोमिनेटर में से रूट हटा लो। ऊपर आ गया √3 1/1 - √3 और नीचे आ गया 2√2। तो ये है, और ये a + b a - b a² - b² हो गया। तो 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर यानी 3। तो कितना आ गया? -2। -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया?
गया ना ये, यहाँ आ गया -4√2, कितना आ गया? ठीक है, अरे ठीक है। अब क्या है, अभी भी हमारा नीचे रूट रह रहा है, रूट बिल्कुल हटना चाहिए डिनोमिनेटर में से, तो √2 से फिर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, √2 से और कर लीजिए। हमारा काम क्या होता है कि हमें रूट हटाना है नीचे से, डिनोमिनेटर से बिल्कुल हटा देना है। ये 4 2 जा 8 हो गया, -1/8, ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 और √2 क्या हो जाएगा? √6, 1 - √2, कुछ ऐसा ही आ रहा होगा, क्या आ रहा है? 3 - √2, 3√2, हाँ तो आ जाएगा ना, ये अंदर करोगे तो √18 आएगा। अरे यहाँ देखो, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? √18 आएगा। √18 को क्या लिख लेते हैं? अरे √18 के टुकड़े कर लो भाई, 9 × 2, 9 का बाद 3√2 आ तो जाएगा। फॉर्म चेंज है, अंदर मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, ये √18 हो जाएगा ना, यहाँ √6 हो जाएगा, √6 बन जाए √6, और √6 और √3 मल्टीप्लाई होंगे √18 को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 3√2 और एक आ जाएगा √6, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो गया ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर लें।